हाय बच्चे लोग, सो मैं हूं बसर अहमद खान और आप मुझे देख रहे हो बिटवीन बी फॉर बायोलॉजी। सो यार देखो जल्दी से लेक्चर स्टार्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि पिछले टर्म पे हम लोगों ने लेक्चर कौन सा डाला था? पिछले टर्म पे हम लोगों ने बात कर ली थी किसकी? oogenesis की। तो आज लोग बात करने वाले ओवम की, ठीक है। लेकिन ओवम की बात करने से पहले ये बता दें कि इस टॉपिक से सवाल क्या पूछा गया था, ताकि भैया बच्चों को तो पता चल जाए कि टॉपिक पढ़ रहे हैं कि बेनिफिशियल है कि नहीं है, ठीक है। तो ओवम के साइज पे सवाल पूछा जा चुका है, ओवम की डिस्कवरी पे सवाल पूछा जा चुका है, और ओवम की मेम्ब्रेन पे भी सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स होती है उसके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि जब शुरू करेंगे तो बीच बीच में वो सवाल हम लोग बीच में एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके, सो जल्दी से शुरू करें। क्या स्ट्रक्चर ऑफ ओवम? क्या स्ट्रक्चर ऑफ ओवम? क्या स्ट्रक्चर ऑफ ओवम? ठीक है, मैंने इससे पहले oogenesis पढ़ा रखा है, तो आइए को थोड़ी सा आइडिया होगा कि ओवम क्या होता है, ठीक है। इतना तो पता ही है ना ओवम क्या होता है, ठीक है यार। नहीं कि ओवम पता नहीं चले आ रहे हैं, ओवम पढ़ते हैं। खैर देखो इस बात को छोड़ो, बात करें ओवम की कि ओवम की डिस्कवरी किसने की। तो पहला सवाल हमारा ये क्लियर होने वाला है, ठीक है, कि ओवम की जो है वो डिस्कवरी है, वो लिख सकते हैं कि डिस्कवर बाय, इधर लिख दो उसको, क्या लिखने, क्या डिस्कवर बाय, ठीक है। इसको किसने डिस्कवर करा था सबसे पहले? तो वॉन बेयर, जो कि फादर ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी है। ये भी सवाल पूछा गया है कि हु इज द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, या हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, तो सबका जवाब एक ही है, जवाब है वॉन बेयर। क्या वॉन? भैया कोई बियर मत कर देना, ठीक है, बियर ये नहीं थे, वो वॉन बेयर है, ठीक है। तो वॉन बेयर जो है इनके बारे में लिख देते हैं आगे, क्या लिख सकते हैं? फादर ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, ये एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कह दो, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी को तो ज्यादा ठीक है, ठीक है, और भी कई बातें इन्होंने बताई हैं, ठीक है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, क्लियर बात। लेकिन आगे हमसे ये पूछा जाए एक और जो अगला सवाल था, 3-4 सवाल हैं इसी टॉपिक से, कि ओवम का साइज क्या होता है, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर, क्या साइज ऑफ ओवम, क्या लिख दो? साइज ऑफ ओवम। तो ओवम का साइज जो होता है वो कितना होता है? वो 100 माइक्रोमीटर का होता है। कितना? 100 माइक्रोमीटर का। स्पर्म का साइज जो होता है वो इससे कम होता है, लगभग 60 माइक्रोन का होता है, लेकिन ओवम जो होता है ओवम इससे बड़ा होता है। तो आज हम लोगों को बात करनी है किसके बारे में? इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जल्दी से स्ट्रक्चर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है, नॉर्मली बनाते चल रहे हैं स्ट्रक्चर को, ताकि आपको समझ में आए होता क्या है स्ट्रक्चर में। अगर स्ट्रक्चर को देखो तो कुछ इस तरह से क्या होता है। पहली बात तो अगर ओवम को आप एक सेल मान रहे हो तो बिल्कुल सही है, इसको सेल मानो। तो सेल की कोई मेम्ब्रेन भी तो होती है नहीं होती है। लेकिन जब हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि ओवल्यूशन हो रहा है, कब? जब ओवरी से रप्चर करके ग्रेफियन फॉलिकल ओवम बना रहा था, बाहर आ रहा था, तो उस दौरान मैंने आपको एक बात बताई थी। बात ये थी कि जब ओवरी से रप्चर करके ये ओवम बाहर आता था तो होता ये था कि 3 मेम्ब्रेन अंदर की तरफ छोड़ देता था और 2 मेम्ब्रेन लेकर वो बाहर आ जाता था। और वो 2 मेम्ब्रेन कौन कौन सी थी? एक थी कोरोना रेडिएटा, एक थी क्या? एक थी कोरोना रेडिएटा, और एक थी क्या? जोना पेलुसिडा। एक क्या थी? जोना पेलुसिडा। तो सिंपल सा, तो ये 2 मेम्ब्रेन मौजूद थी वहां पर, ठीक है। इसके अलावा तो अब अगर हम इसका ओवम का सॉरी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, जरा उस चीज को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बाहर से ही शुरू करेंगे कि बाहर कौन सी, अंदर से आ रहे हैं, ठीक है। अंदर कौन सी है? जोना पेलुसिडा। तो इसके ऊपर क्या बना दो? इसके ऊपर इस तरह से ये जोना पेलुसिडा बना, ठीक है। अब हम पूरे में तो नहीं बना रहे हैं, छोटे पे बना दे रहे हैं, बाकी पूरे पे आप अपने आप बना सकते हो, ठीक है। नोट्स जब अवेलेबल कराएंगे तो नोट्स पे पूरा बना होगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो? ये देख रहे हो उसके ऊपर क्या, ये ऐसे ही पूरे में बना होगा, ठीक है बच्चा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि हमने इतने में बनाया, ठीक है। इसके ऊपर कुछ लेयर्स होंगी, कुछ ग्रेन्युलोसा सेल्स होंगी, इस तरह से, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स इस तरह से इसके ऊपर अरेंज होंगी, 2 से 3 लेयर के फॉर्म में, ठीक है। ये देखो इस तरह से, ये इसकी क्या है? ये इसकी ग्रेन्युलोसा सेल्स, क्या है? ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो ये लगभग 3 लेयर होगी, क्लियर बात। तो अभी हम अंदर का मामला क्या, उस पर बात नहीं कर रहे, बाहर को बना रहे हैं, बाहर कोई लेवल करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। देखो है क्या, जो ये मेम्ब्रेन है ये वाली, ये कहलाएगी क्या? ये कहलाएगी कोरोना रेडिएटा। क्या कहलाएगी? कोरोना रेडिएटा, क्लियर। कोरोना रेडिएटा हमने बना दी, ठीक है। इसके अलावा जो ये ब्लू वाली है, ये क्या है? ये है
जोना पेलुसिडा क्या है, क्लियर। तो ये सेकंड मेम्ब्रेन हो गई। जोना पेलुसिडा के बाद जो अंदर की वाली मेम्ब्रेन होगी, ये वाली, ये कहलाएगी वेटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगी, वेटेलाइन मेम्ब्रेन। और ये जो वेटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, इसी को कंसीडर कर लेते हैं क्या, ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछेंगे तो जवाब क्या मिलना चाहिए, वेटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर बात। तो ये भी पूछा हुआ सवाल है कि ओवम की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो ओवम की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को वेटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, क्लियर बात। तो ये ओवम के बाहर की तरफ की ये 3 लेयर है, उसमें से पहली ये वाली है, दूसरी ये वाली है और तीसरी ये है। तो आउटर ये क्या हो जाएगी, आउटर मोस्ट, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इनर मोस्ट, क्लियर बात। तो आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट की बात हम लोगों ने कर ली, ठीक है। लेकिन एक बात और है, ये पूछा जाता है कि जो कोरोना रेडिएटा आप देख रहे हो, तो ये कोरोना रेडिएटा कुछ इस तरह से है कि मानो कि एक कोरोना रेडिएटा ये और एक कोरोना रेडिएटा ये। तो कहते हैं कि कोरोना रेडिएटा के बीच में ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जो इन दोनों कोरोना रेडिएटा को आपस में जोड़े रखता है, तो वो सीमेंटिंग मटेरियल होता है, उसका नाम होता है हाइल्यूरोनिक एसिड। ये इस तरह से बीच में मौजूद होता है, इस तरह से बीच में ये मौजूद होता है, जो कि 2 कोरोना रेडिएटा सेल को आपस में जोड़ के रखता है। अब वो जो नीचे की होंगी, नीचे वाली के बीच अटैच होने का काम करेगा, तो इसका नाम होता है क्या, हाइल्यूरोनिक एसिड। क्या, हाइल्यूरोनिक एसिड। तो हाइल्यूरोनिक एसिड क्या करता है, कोरोना रेडिएटा की सेल को आपस में जोड़ के रखता है। ये बात आपको याद रखने वाली है, क्योंकि अभी कुछ स्पम जो होगा, जब अभी फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होगा, स्पम से कुछ एंजाइम निकलेंगे जो इस हाइल्यूरोनिक एसिड को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। तो जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या होगा कि कोरोना रेडिएटा ऐसे ऐसे बिखर जाएंगे, है ना। तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अब थोड़ा देखो अंदर आ जाते हैं। अंदर क्या है, देखने में ये मिलता है कि जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो 2 पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है। किस पार्ट में, 2 पार्ट में। अंदर का सेंट्रल जो साइटोप्लाज्म होता है वो थोड़ा सा डेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, थोड़ा सा डेंस। और बाहर का जो आप ये देख रहे हो, ये हल्का हल्का होता है, लाइट लाइट सा, क्लियर बात। तो जो बाहर का साइटोप्लाज्म होता है उसको बोल देते हैं क्या, उसको बोल देते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोल देते हैं, एक्सोप्लाज्म। और अंदर की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं क्या, एंडोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म का एक और नाम देते हैं, इसी को कह देते हैं क्या, ऊप्लाज्म। क्या कह देते हैं, ऊप्लाज्म, या इसी एक्सोप्लाज्म को भी एक और नाम देते हैं। देखो किसी भी ऑर्गन में, किसी भी सेल में आप क्या कर सकते हो, उसके जो रीजन्स होते हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए आजाद होते हो। तो मिडिल का पोर्शन क्या हो गया, मेडुला, और इधर का पोर्शन क्या हो गया, कॉर्टेक्स। तो एक्सोप्लाज्म को बोल देंगे क्या, कॉर्टेक्स का साइटोप्लाज्म। क्या बोल देंगे, कॉर्टेक्स का साइटोप्लाज्म। तो ये भी आप नाम दे सकते हो, क्लियर बात। तो जरा देखो, तो इस साइटोप्लाज्म की भी बात हो गई कि बीच का थोड़ा सा डेंस होता है, तो ये जो डेंस वाला है ये इस तरह से हो गया, और जो लाइट लाइट का जो कॉर्टेक्स में मौजूद उसको हमने एक्सोप्लाज्म हो दिया। तो नॉर्मली ये भी बात होगी। इसके अलावा इसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स में ही वो देखने को मिलते हैं छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक, मतलब दानेदार, दानेनुमा होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। तो पूरे में बना लेना, ठीक है। इनको कहते हैं क्या, इनको नाम दिया जाता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। क्या कहते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। देखो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल क्यों बोला, कॉर्टिकल मतलब कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद है। बाहर का पोर्शन क्या बोला, बाहर का जो पोर्शन उसको बोला क्या, कॉर्टेक्स। और ग्रेन्यूल मतलब दानेदार है, छोटे छोटे दानेदार, इसको बोलते हैं क्या, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर। तो जो वो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर जो कॉर्टेक्स में पाए जाएंगे वो कह जाएंगे क्या, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। तो आप फिर पूछोगे कि इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का क्या काम, तो इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का काम मैं जब बताऊंगा जब मैं फर्टिलाइजेशन करा रहा हूँगा, तब इसकी बात करेंगे, क्लियर बात। तो इतनी बात तो हो चुकी है, इतनी बात हो चुकी है। तो अब क्या करें, इसका न्यूक्लियस भी बना ले। तो भैया इसका न्यूक्लियस कहाँ होगा, तो जरा देखो, न्यूक्लियस जो होता है वो एक्सेंट्रिक होता है। किधर होता है, एक्सेंट्रिक। ये इसका न्यूक्लियस था, क्या है ये इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है, हैप्लॉइड, क्योंकि सभी को पता है कि जो ये ओवम होता है ये क्या है, ये एक गैमीट है। क्या है, एक गैमीट है। तो गैमीट की पोलैरिटी कितनी होती है, गैमीट की पोलैरिटी n होती है। तो गैमीट का न्यूक्लियस कैसा है, वो n है, ठीक है। और बता दें कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर से बाहर की तरफ होता है। किधर,
सेंटर से बाहर की तरफ। तो कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो एक्सेंट्रिक है। कैसा है? एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस है। अगर आपको नोट्स में लिखना है तो लिख सकते हो कि न्यूक्लियस ऑफ ओवम इज एक्सेंट्रिक इन पोजीशन, सेंटर से हट गया, सेंटर से बाहर की तरफ है। इसके अलावा आपको ये पता होगा कि जब ओवम बनता है तो उस दौरान जब ये सेकेंडरी oocyte से पहले जब ये होता है, प्राइमरी oocyte जब बनेगा तो उस दौरान क्या होगा, आप ये देखो, आपको मैंने बताया था कि शुरुआत में ओवोनियम बनती है, ठीक है। जब पहला फेज कंप्लीट होता है तो ओवोनियम बनती है, बताया था। ओवोनियम जब बनती है तो ओवोनियम में सेकंड फेज होता है, सेकंड फेज जब होता है तो क्या बनता है, प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte की पोलैरिटी भी 2n होती है और ओवोनियम की पोलैरिटी भी 2n होती है। इसके बाद क्या होता है, थर्ड का फर्स्ट फेज होता है। पिछले लेक्चर से ना देखा हो वो देख ले इसका, ठीक है। जब थर्ड का फर्स्ट फेज होता है तो दो चीजें बनती हैं। वो दो चीजें कौन कौन सी बनती हैं? वो एक बनती है क्या, सेकेंडरी oocyte, क्या बनती है, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte के साथ बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी, क्या बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्लियर बात? इसके अलावा सेकेंडरी oocyte क्या करेगी, अब फर्स्ट पोलर बॉडी दोनों की पोलैरिटी n होती है, इसकी भी n होती है और इसकी भी n होती है। सेकेंडरी oocyte फर्दर जाएगी किसमें, थर्ड के सेकंड फेज में। किसमें जाएगी, थर्ड के सेकंड फेज में। जब थर्ड के सेकंड फेज में जाएगी तो ये बनाएगी ootyl, और ootyl के साथ साथ सेकंड पोलर बॉडी, क्या बनाएगी, सेकंड पोलर बॉडी, और इसकी पोलैरिटी भी n होगी, इसकी पोलैरिटी भी n होगी। बताया था कि ootyl कब बनता है, ootyl बनता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के समय। तो जब आपकी ये सेकेंडरी oocyte बनके सामने आती है तो होता क्या है, उस दौरान ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी तो बनी होती है। तो अगर आप ओवम का स्ट्रक्चर दिखा रहे हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप ये ootyl दिखा रहे हो, क्योंकि ootyl कब बनता है, वो तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बनता है। तो ये जो ओवम बना होगा ये किस फॉर्म में होगा, ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में आप दिखा रहे हो, मतलब इसके पास क्या होगी, फर्स्ट पोलर बॉडी भी मौजूद होगी। तो आप यहाँ पर क्या करो, इस तरह से दिखा सकते हो, क्या ये दिखा सकते हो कि ये इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी मौजूद है, मतलब जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के दौरान ही क्या होगा, सेकंड पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कि जो इसका न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस जो है देखो वो सेंटर से दूर की तरफ है। तो कहते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, एक्सेंट्रिक होता है। कैसा होता है, एक्सेंट्रिक होता है। तो एक्सेंट्रिक होने की वजह से ही इस ओवम के हम दो पोल बना देते हैं। दो पोल क्या बना देते हैं कि जिस साइड ओवम के न्यूक्लियस पाया जाएगा उस पोल को बोलेंगे क्या, उस पोल को बोलेंगे एनिमल पोल। क्या बोलेंगे, एनिमल पोल। मतलब ऐसा पोल जिस साइड न्यूक्लियस मौजूद है उसको बोलेंगे एनिमल पोल। और इसी एनिमल पोल से ही क्या होता है, स्पर्म की एंट्री भी होती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंट्री ऑफ स्पर्म किधर से होती है, एनिमल पोल से, क्योंकि एनिमल पोल की तरफ से न्यूक्लियस पास बढ़ रहा होता है, इसीलिए स्पर्म की एंट्री एनिमल पोल की तरफ से होती है। और एनिमल पोल के जस्ट अपोजिट जो पोल होता है उसी को कहते हैं क्या, वेजिटल पोल। क्या कहते हैं, वेजिटल पोल। या इसको वेजिटल पोल कह दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पूछते हैं कि व्हाट इज वेजिटल पोल, कहते हैं द पोल व्हिच इज प्रेजेंट जस्ट अपोजिट टू द एनिमल पोल ऑफ द ओवम इज नोन एज वेजिटल पोल। क्लियर बात? सो आई होप ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इतना तो लगभग हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ये ओवम का स्ट्रक्चर था। लेकिन अभी हम लोगों को बात करनी है एग मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में, एग की मेम्ब्रेन के। इसी को एग, इसको भी एग ही तो बोल सकते हैं इसको नॉर्मली हम लोग, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें एग मेम्ब्रेन की, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करें। एग मेम्ब्रेन क्या होता है, तो देखो वो मेम्ब्रेन, अब देखो मेम्ब्रेन तो कई सारी होती है। क्या होता है, मेम्ब्रेन तो कई सारी होती है। तो अब मेम्ब्रेन कई सारी जो होती है वो कौन कौन सी, जरा देखो उसको, ठीक है। जो एग मेम्ब्रेन से उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी, एग मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर एग मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो होगा ये कि इसमें पहली बात करेंगे किसकी, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की जब बात करेंगे तो कहते हैं कि वो एग मेम्ब्रेन जो ओवम ने खुद बनाई हो, जो ओवम ने खुद बनाई हो, वो कहलाएंगी क्या, वो कहलाएंगी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। अब वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती कौन कौन सी हैं, तो वो दो आपके सामने बनी थी यहाँ पर, ठीक है। उसमें से एक ज़ोना पैलेस्टिडा थी और एक वेट लाइन मेम्ब्रेन थी। तो लिख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे कि एक क्या थी, एक है ज़ोना पैलेस्टिडा
और एक है वेटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या है? वेटेलाइन मेम्ब्रेन। क्लियर बात? तो वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन क्या होती है? ऐसी मेम्ब्रेन जो ओवम अपने ऊपर खुद बनाए वो कहलाता है क्या? वो कहलाती है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। और आपको भी किलो पढ़ा है नहीं मुझे बेटा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। जब मैंने ओवरी का सेक्शन काट के दिखाया था तो उस दौरान मैंने ये बात बिल्कुल एलैबोरेट तरीके से पढ़ा रखी है वहां पर, तो प्लीज पिछले लेक्चर जाओ देखो जाकर, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। क्या है? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। अब देखो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन क्या होता है? ये वो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो ओवरी बनाती हैं। तो ओवरी कौन कौन सी बनाएगी? तो इसके अलावा जितनी भी बची थी मेम्ब्रेन, हमने बताया था कि जो ग्रेफिन पॉलीफिल होता है उसके पास 5 मेम्ब्रेन होती हैं, तो हमने उसमें से एक मेम्ब्रेन बनाई है। ये तो एग की खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसको इंक्लूड नहीं कर रहे। तो अभी 4 मेम्ब्रेन बची, वो 4 मेम्ब्रेन यहीं पर रख दो उठाकर। 4 मेम्ब्रेन कौन कौन सी थी? सबसे बाहर की तरफ जो थी वो थी क्या? वो थी थीका इंटरना। क्या थी? थीका इंटरना। उसके बाद जो थी वो थी थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना के बाद कौन सी थी? वो थी मेम्ब्रेना। क्या थी? मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। और एक थी क्या? कोरोना रेडिएटा। क्या थी? कोरोना रेडिएटा। तो ये 4 मेम्ब्रेन होती हैं जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कहलाती है, क्योंकि इनको कौन बनाता है? इनको बनाता है ओवरी। तो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन क्या होती है? विच आर फॉर्म बाय ओवरी। विच आर फॉर्म बाय ओवरी। तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन क्या होती है? लिख दो यहां पर, विच आर फॉर्म बाय ओवम इटसेल्फ, है ना? ओवम इटसेल्फ। तो समझ जाएगा। अभी एक और मेम्ब्रेन बची। देखो अब ये जो 4 मेम्ब्रेन हैं सब तो ह्यूमंस में पाई जाती है। ह्यूमंस में देखने मिले किसी भी मैमल में देख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन एक और मेम्ब्रेन है, उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं टर्शरी एग मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या कहते हैं? टर्शरी एग मेम्ब्रेन। अब टर्शरी एग मेम्ब्रेन क्या होती है? तो ऐसी एग मेम्ब्रेन which is formed by fallopian tube। कौन बनाएगा? fallopian tube बना देगी। अब जरा सोचो कि fallopian tube कहाँ पर एग मेम्ब्रेन बनाती है? तो जैसे कि बर्ड्स के एग होते हैं, एग शेल जो होती है वो कौन बनाती है? वो fallopian tube ही बनाती है। वो कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो लिख सकते हैं एग शेल कहाँ कहाँ पर? बर्ड्स में देखने को मिलता ही मिलता है, उसके अलावा रेप्टाइल्स में देखने को मिलता नहीं मिलता है, और इसके अलावा जो एम्फीबियंस होते हैं उसमें सिस्ट पाई जाती है, एल्ब्यूमिनस सिस्ट पाई जाती है। तो एक एग्जांपल और रख सकते हैं इसका, ये एग्जांपल इसी का था, एक एग्जांपल और रख दे रहे हैं। वो क्या है? वो है एल्ब्यूमिनस सिस्ट ऑफ या सिस्ट इन एम्फीबियन, जरूर सिस्ट इन एम्फीबियन, एल्ब्यूमिनस सिस्ट इन एम्फीबियन, सॉरी, ठीक है। एम्फीबियन में ये एल्ब्यूमिनस सिस्ट पाई जाती है, और जो ये एग शेल है वो बर्ड्स और रेप्टाइल में पाई जाती है। क्लियर बात? तो एग शेल को बनाता कौन है? जो कि फैलोपियन ट्यूब से बनती है और कहलाती क्या है? टर्शरी एग मेम्ब्रेन कहलाती है। तो आप नॉर्मली इसको कह सकते हो कि जो ये टर्शरी एग मेम्ब्रेन है वो ह्यूमंस में एब्सेंट होती है। तो लिख सकते हो क्या? एब्सेंट इन ह्यूमन। क्लियर बात? तो ये बात हो गई, ठीक है। तो टर्शरी एग मेम्ब्रेन के बारे में सवाल करा जा चुका है कि टर्शरी एग मेम्ब्रेन कौन बनाता है। बाकी मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी तक तो प्राइमरी सेकेंडरी की मुझे पढ़ाना पड़ गया। उसके अलावा ये भी पूछा गया है कि जो न्यूक्लियस होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? एनिमल फॉर्म में पाया जाता है, वेजिटल फॉर्म में पाया जाता है, किधर पाया जाता है? इसके अलावा ये हैलोरोनिक एसिड पे भी सवाल आ चुका है, ठीक है। और पूछा गया है कि जो ओवम का स्ट्रक्चर देखते हो उसमें फर्स्ट पोलर बॉडी होती है या सेकंड पोलर बॉडी होती है, ठीक है। इतने सारे सवाल थे जो मैंने इस टॉपिक में कवर कर लिए, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग अपलोड करेंगे उसमें बात करेंगे किसकी? मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात होने वाली है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जैसी बात खत्म होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसके बाद फर्टिलाइजेशन पे आ जाएंगे और जल्दी से इस चैप्टर को माइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो जो कोई भी वीडियो को देख रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलना, और इसने अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि टाइम टू टाइम आपको इसकी वीडियोस के लेक्चर मिलते रहा करें। हो सकता है कि बीच में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बिगड़ गई, लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए, थोड़ा सा बिजी थे, बट अब आपके लिए हर वीकली 3 से 4 लेक्चर्स अपलोड हो जाया करेंगे, खास करके बायोलॉजी के। ओके, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन बाय बाय।